हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो कैसा लग रहा है वेक्टर पढ़ पढ़ के? मज़ा आ रहा है? बहुत कॉमन बात है कि सवाल बन नहीं रहे हैं, समझ सब आ रहा है। ये होता रहेगा, घबराने की बात नहीं है। हर बच्चा मुझे यही मैसेज कर रहा है। उसके लिए यही एक मैसेज है कि भाई करते रहो, जब तक ना हो तब तक करते रहो। करते रहने से होने लग जाएगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से लेक्चर शुरू होने के पहले ऑडियो टेस्टिंग, वीडियो टेस्टिंग कर लो भाई। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बनाओ अगर मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है तो। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। इवनिंग कहाँ से हो गई? अरे हाँ भाई, अच्छा हो गई क्या इवनिंग? चलो 4 बज गई, इवनिंग हो गई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, नॉट गुड हाल चाल। हो जाएंगे भाई, तुम्हारे हाल चाल भी बढ़िया हो जाएंगे और तुम्हारी तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। बस एक कमिटमेंट तुमसे चाहिए, ड्रॉप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। जो कर रहे हो करते रहो, बस इतना ही बोलूंगा। जो कर रहे हो करते रहो, सही कर रहे हो, टेंशन ना लो। एकदम नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है कि सवाल कर रहे हैं, देख के क्लिक नहीं हो रहा है, करना क्या है, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, सॉल्यूशन देखिए, कोशिश करिए एक बार और अटेम्प्ट करने की। धीरे 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 आपको बनने लग जाएगा। और ट्रस्ट मी, जो आपको नहीं बन रहा है वो इतना हल्का भी नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जितना आप सीख रहे हैं अच्छा सीख रहे हैं, उसको बस करते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। यस, कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो चलिए भाई, आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि कंटेंट कुछ हटके मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। और अगर जितना मैं आज, मतलब मैं जानता हूं कि कल कुछ पोर्शन रह गया था तो वो पूरा करूंगा और उम्मीद करता हूं वो 5-1 बजे तक पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी 45 मिनट्स 50 मिनट्स मिलेंगे उसमें हम करेंगे मॉड्यूल का डिस्कशन भाई, ठीक है। तो सबके लिए आज कुछ न कुछ है। जो बच्चे मॉड्यूल से परेशान हैं उनके लिए भी आज मॉड्यूल का डिस्कशन हो जाएगा, उनको राहत मिल जाएगी। और जो वेट कर रहे हैं कि भैया कुछ अच्छा आज दिखा दो, मज़ा आ जाए, तो वो आज देखने मिलेगा आपको, ठीक है भाई। चलिए, हाँ भाई, ये लास्ट लेक्चर है आज वेक्टर्स का। वही सारी बातें, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वेक्टर के ऑपरेटर देखेंगे, कुछ जो ओलंपियाड में काम आने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज है भाई? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज है? तो देखिए भाई, अगर कोई 3 वेक्टर हैं, लेट्स से A, B, C, और any 3 given vectors, ठीक है। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है देखिएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। सर इसी सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो। हमें तो अभी तो ये एनी रैंडम 3 वेक्टर है, हमने एक तरीके से लिख दिया। आप चाहो तो और दूसरे तरीके से लिख लो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, लेट्स से B वेक्टर डॉट A वेक्टर या B वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। एक आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी देख रहे हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जाता है, A B C। बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं इनको, वी कॉल देम बॉक्स प्रोडक्ट। अगर इनको आपने बॉक्स में रिप्रेजेंट करा है, दैट मीन्स A वेक्टर डॉट B क्रॉस C, ये है बॉक्स। इसका बॉक्स बनाएंगे,
इसका बॉक्स बनाएंगे, कैसे बनेगा, बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, वी कॉल इट एज बॉक्स प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, यहां तक गाड़ी क्लियर है? चलिए, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रख लीजिए भाई, आप भी जानते हैं अगर मैं किसी वेक्टर को डॉट कर रहा हूं, तो अगर A डॉट बी क्रॉस सी है, अगर मैं B क्रॉस सी की जगह यहां पे C क्रॉस B कर दूं, तो क्या होगा अगर मैं C क्रॉस B कर दूंगा, तो जो वेक्टर B क्रॉस C से मिलता उसका ऑपोजिट वेक्टर मिलेगा, डायरेक्शन में ऑपोजिट वेक्टर मिलेगा C क्रॉस B करने से। और अगर डायरेक्शन में पलट गया तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो फिर साइन में पलट जाएगा। यानी कि ऐसे समझो कि मान लो एक वेक्टर है I प्लस J प्लस K, इसका मैं डॉट कर रहा हूं 2I प्लस 3J से, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका जो भी आंसर आएगा, लेट्स से वी कैन राइट द आंसर, ठीक है, 2 आएगा प्लस 3 आएगा तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब सोच के देखो, ये वेक्टर एज इट इज है, और ये दूसरा वाला अगर मैं अपोजिट कर दूं, पलट दूं, -2I -3J कर दूं, मतलब मैंने सिर्फ एक -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन पलट दी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। क्या आएगा, -5 आएगा। यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर का और एक का डायरेक्शन पलट दोगे तो डॉट प्रोडक्ट का साइन बदल जाता है, ठीक है ना। अगर पहले प्लस आ रहा था तो माइनस, और अगर पहले माइनस आ रहा था तो अब प्लस, ठीक है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज समझनी है कि अगर बॉक्स में A B C लिखा हुआ है, तो अगर आप बॉक्स में कोई एक को पलट दोगे, अगर किसी एक को पलट दोगे, एनी वन, मतलब अगर आपने लिख दिया A वेक्टर C वेक्टर B वेक्टर, सिर्फ एक पलटी करी है, एक को बदल दिया, मतलब B को उठा के C की जगह और C को उठा के B की जगह एक पलटी करी है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइन बदल गया है। लेकिन अगर आपने दो पलटी करी है तो साइन नहीं बदलेगा। यानी कि अगर आपने A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर लिखा है और आपने ऐसा कुछ कर दिया है, लेट्स से C A B, यानी कि आपने B को उठा के C की जगह रख दिया तो C यहां आ गया था, और मतलब C को यहां रख दिया और फिर A के साथ C को पलट दिया, यानी कि आपने दो बार पलटी कर दी, दो बार पोजीशन चेंज कर दी, तो उस केस में क्या होगा, साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, दे विल होल्ड द इक्वालिटी, ठीक है ना। मैं तो इसको ऐसे भी याद रख लेता हूं कि अगर सीक्वेंस बना हुआ है A B C, साइक्लिक ऑर्डर में सोचो A B C, तो अगर आप A से B जा रहे थे, B से C जा रहे थे, C से A जा रहे थे, तो बाद में अगर आप C से A जा रहे हो, A से B जा रहे हो, तो साइकिल इज इन सेम ऑर्डर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां देखो ऑर्डर चेंज हो गया, आप पहले A से C जा रहे हो, फिर C से B जा रहे हो, अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? मैं एक बार समझाता हूं आपको। देखो, मैं काम करता हूं, A B C ऐसे ऑर्डर में लिख लेता हूं। अगर बॉक्स ABC है, यानी कि A से B है, B से C है और फिर C से A है, ठीक है ना। अब मैंने दूसरा बॉक्स लिखा ACB, तब दूसरा बॉक्स जब मैंने लिखा तो मैंने क्या करा, A से मैं पहले C जा रहा हूं और C से फिर मैं B आ रहा हूं और फिर B से मैं A जा रहा हूं, साइक्लिक ऑर्डर में। यानी कि पहले वाली साइकिल क्लॉकवाइज थी और ये दूसरी वाली एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का साइन आना मैंडेटरी है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज करने पे साइन बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर बॉक्स में ऑर्डर आपको सेम रखना है तो क्या करोगे, एक को मत बदलो, दो को बदलो। जैसे A B C था तो मैंने क्या कर दिया, C A B। अभी भी अगर आप साइकिल चेक करोगे तो C से आप A जा रहे हो और A से फिर आप B जा रहे हो और B से फिर C आ रहे हो, ठीक है ना। तो साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो साइन नहीं बदलेगा बॉक्स का, ठीक है। सो फाइनली अगर मैं आपको बोलूं,
अगर मैं आपको बोलूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, तो ये क्या है? अगर कभी आपको ऐसा दिखने मिल जाए तो ये बेसिकली क्या है? ये लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिखा हुआ है भाई। क्लियर है? क्लियर है ये बात? इज दैट क्लियर? और अगर बॉक्स लिखा हुआ है ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, तो ये क्या है? ये हो गया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो भाई खुद ही देख लो ना, खुद ही देख लो, यहां पे बी क्रॉस सी था, ये सब सेम है, और यहां पे सी क्रॉस बी है, यानी कि वेक्टर पलट गया, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर भी पलट जाएगा साइन के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में अगर ये प्लस दे रहा था तो ये माइनस दे देगा। दैट इज वाई इन दोनों के रिलेशन में एक माइनस साइन आना जरूरी है। दैट इज वाई बॉक्स ऑफ ए बी सी इज माइनस टाइम्स बॉक्स ऑफ ए सी बी। इज दैट क्लियर? क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये एक चीज क्लियर हो गई बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ठीक है, सो दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। निकालते कैसे हैं ये क्लियर है, निकालते कैसे हैं ये क्लियर है। इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ठीक है, अरे एक पूछ रहा है 5 कैसे आया? अरे यार इधर कोएफिशिएंट 1 है, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, और 2 + 3 5 आ जाएगा। ये k वाला इधर मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इधर k में कोएफिशिएंट 1 है और इधर k का कोएफिशिएंट 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। भाई डॉट प्रोडक्ट जाके लेक्चर देखो यार वापस से, है ना। चलो चलिए, अब इसका यूज क्या है? तो लिखिएगा हेडिंग डालिएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललो पाइप। अब ये पैरेललो पाइप क्या चीज है? पैरेललो पाइप क्या चीज है? तो पैरेललो पाइप बनाता हूं मैं तुम्हारे लिए, एक बार देखो। पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। हाँ भाई बन जाओ भाई, हाँ पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है। और अब देखो, इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। अब देखो कुछ इस प्रकार की चीज है पैरेललो पाइप। आपने जो पाइप देखी होगी उसका जनरली क्रॉस सेक्शन क्या देखा होगा? जैसे सर्कुलर देखा होगा। मैं कह रहा हूं एक मान लो लोहे की पाइप कुछ ऐसी बनाई गई कि जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसा कुछ आ रहा था, यानी कि एक ऐसे इमेजिन करो। अभी थोड़ा शायद तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा मैं एक और रफ डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये पाइप का मुंह है, ये बहुत लंबी पाइप है, पीछे से चली आ रही है, बहुत लंबी पाइप है, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है? पैरेललोग्राम है। एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है? पैरेललोग्राम है, दैट इज कॉल्ड पैरेललो पाइप। आपका क्यूबॉइड भी एक तरीके का पैरेललो पाइप है, लेकिन उसका पैरेललोग्राम स्पेशल पैरेललोग्राम है। उसका क्यूबॉइड का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्पेशल पैरेललोग्राम है, दैट इज रेक्टेंगल। इसीलिए हम एक जनरल केस पढ़ रहे हैं पैरेललो पाइप। पैरेललो पाइप में क्या हो रहा है कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो ये पैरेललो पाइप बनेगी कैसे? ये बनाई जा सकती है किन्हीं 3 वेक्टर से। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, एंड लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, एंड लेट्स से ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला दैट इज योर सी वेक्टर। लेट्स कॉल इट एज सी वेक्टर। अभी आप मेरे साथ हर सब चीज इमेजिन करो, अभी आप मेरे साथ सब कुछ इमेजिन करो। इमेजिन करो ए और बी एक ही प्लेन में है। इमेजिन करो ए और बी एक ही प्लेन में है, ठीक है। इमेजिन करो ए और बी एक ही प्लेन में है, और मतलब ये बेस है, ठीक है ना। मतलब मैं शेड कर देता हूं इसको, थोड़ा सा मैं इसको शेडिंग दे देता हूं। ये आपका बेस है, दिस इज योर बेस। ये ऐसे जमीन पे रखा हुआ है, तो ए और बी एक प्लेन में है, एक प्लेन में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दूं, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दूं, तो तुम्हें भी क्लियर पता है
तुम्हें भी क्लियर पता है कि इट विल बिकम अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड ए, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड ए, एंड वो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ए क्रॉस बी कुछ ऐसा बनेगा, देख लो, ए क्रॉस बी, ऊपर की तरफ ए क्रॉस बी आएगा। क्या आपको क्लियर है यहां तक? क्या आपको क्लियर है? और ये ए क्रॉस बी कुछ भी नहीं, ये दिस इज नथिंग बट एन एरिया, इट इज एन एरिया। ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सुनना मुन्ना, बहुत ध्यान से देखो, एक बात को समझो, एक बात को समझो, अभी मजा आएगा। मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल गुरुजी कैसे बना, इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो मैं कहता हूं कि यार मुझे एक लाइन पता थी, और इस लाइन को, एक लाइन पता थी और इसकी लेंथ भी पता है लेट से, तो इस लाइन को ऐसे मैं बहुत पास करते करते रखता चला गया। इस लाइन को ऐसे पास रखता हुआ चला गया, जैसे ऐसे पास रखता हुआ चला गया, तो मेरे को क्या मिला? मुझे एक प्लेन मिल गया, और वो प्लेन ही तो ये रेक्टेंगल है। मैं ऐसे इस लाइन को पास रखता हुआ चला गया और मुझे ऐसे प्लेन मिल गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए अब मुझे बस ये पता करना है इस लाइन को मैं कब तक रखूंगा। तो लेट्स से ये डायमेंशन है b और ये लेंथ थी कितनी? ये लेंथ था a, इसीलिए एरिया जो होता है वो L इंटू बी होता है, क्योंकि इस लेंथ को मैं b टाइम्स आगे रखूंगा। ठीक है ना, L को आगे रखता जाऊंगा कब तक? b टाइम्स, मतलब b टाइम्स L को रखूंगा, तो L क्रॉस b विल बी द एरिया। क्या बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दैट इज वाई दिस इज द एरिया। अब अगर मुझे इमेजिन करिए, अब अगर मुझे एक क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, एक क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो आप लोग सहमति दीजिएगा कि ये जो बेस वाला एरिया है, ये बेस वाला एरिया जो है, लेट्स से दैट इज L एंड दिस इज B, तो बेस एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी हो जाता है, बेस एरिया। लेकिन मुझे इस क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए जिसकी हाइट कितनी है? लेट्स से h है। तो जैसे आपके कॉपी के पन्ने होते हैं, तो पन्नों का एरिया है, एक पन्ना देखोगे तो एक एरिया लगेगा, पन्ने पे पन्ना, ऐसे करते करते स्टैक बन जाता है और वो क्यूबॉइड का शेप ले लेता है। तो अगर ये एरिया मुझे पता है, और अगर ऐसे ही करके मैं सारे पन्नों को या सारे एरिया को जमाना चालू कर दूं, तो धीरे धीरे जत्था बड़ा होता जाएगा और इस क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए ये जो एरिया है, ये मुझे कितनी बार अरेंज करना पड़ेगा? h टाइम्स, ताकि हाइट कितनी आ जाए? h। इसीलिए वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इनटू हाइट, कि एरिया को कितनी ऊंचाई तक हम लेके जाएंगे कि वो वॉल्यूम बन जाए। इज दैट क्लियर? तो पीछे चलो और मुझे बताओ, ये जो पैरेललो पाइप है, इसका एरिया निकालना है। क्या सबको ये फील आ रही है कि मुझे उसके लिए ये हाइट की रिक्वायरमेंट है? ये जो हाइट आएगी, क्योंकि ये सी तो वेक्टर तिरछा है, तो मुझे ये जो हाइट आएगी, आई नीड दैट, इस हाइट की मुझे रिक्वायरमेंट है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? मुझे इस हाइट की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं एरिया को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स से इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से।
तो बेटा अगर मैं इस C से परपेंडिकुलर यहां पे गिरा दूं, अगर मैं C से परपेंडिकुलर गिरा दूं तो कितना वो होगा परपेंडिकुलर, दैट विल बी C cos थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, C cos थीटा। मतलब ये रहा आपका एरिया, ये रहा आपका एरिया, और मुझे अगर इसमें C cos थीटा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कुल मिला के मुझे यही गेम खेलना है, मुझे A क्रॉस B करके C cos थीटा करना है। इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं C वेक्टर डॉट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसीलिए हम कह सकते हैं पैरेललो पाइप का वॉल्यूम हमारा बॉक्स प्रोडक्ट से निकलता है, बॉक्स प्रोडक्ट से पैरेललो पाइप का वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। इज दैट क्लियर? क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? लास्ट में मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तिरछी वाली साइड हमारा C वेक्टर है तो मुझे तो परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट है, मुझे तो परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट है भाई, मुझे परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट है, इस हाइट में इंटरेस्ट है। तो ये हाइट कैसे निकलेगी, अगर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाली हाइट आ जाएगी, ये वाली हाइट आ जाएगी C cos थीटा। तो मैं A क्रॉस B को C cos थीटा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे चाहिए A क्रॉस B इंटू C cos थीटा, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप मिल जाएगा। उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप इज गिवन बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। एनी 3 वेक्टर अगर उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाला जाए तो जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अगर देखो वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर कभी आपका डॉट प्रोडक्ट करके अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आप क्या करिए, उसका ले लीजिए मॉड। क्या ले लीजिए? मॉड। क्योंकि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमें वॉल्यूम निकालने के बाद वो जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका मॉड ले लेना है। और इससे एक बहुत शानदार बात पता चलती है, इससे एक बहुत शानदार बात पता चलती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी, कोप्लेनैरिटी, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप 0 आनी चाहिए, यानी कि A डॉट B क्रॉस C 0 आना चाहिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। क्यों ऐसा होना चाहिए गुरुजी, क्यों ऐसा होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अगर तीनों सेम ही प्लेन में है, मतलब मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये आपका B है, और मान लीजिए इसी प्लेन में कहीं पड़ा हुआ ऐसे ही फैला हुआ आपका C है, मान लीजिए सब एक ही प्लेन में। एक काम करता हूं, 3D ना बना के इस बोर्ड को यूज करता हूं। मान लो 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B और एक वेक्टर है C। मान लीजिए ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो क्या होगा, जैसे ही इसमें से मैं किसी का भी क्रॉस करूंगा तो रिजल्ट कहां जाएगा, प्लेन से परपेंडिकुलर। रिजल्ट कहां जाएगा, प्लेन से परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट किसी का भी, अगर B क्रॉस C करोगे प्लेन से बाहर, अगर A क्रॉस B करोगे प्लेन से बाहर, अगर B क्रॉस A करोगे प्लेन के अंदर, अगर C क्रॉस B करोगे प्लेन के अंदर, कुछ भी कर लो प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा ही जाएगा। और अगर हमारा तीसरा वेक्टर प्लेन में बैठा होगा तो वो जो 2 को क्रॉस किया है उससे हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इसीलिए फाइनली किसी भी 2 का क्रॉस तीसरे के साथ जब डॉट करेंगे तो परपेंडिकुलर की कंडीशन बनेगी और आंसर क्या आएगा, 0। और आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि आप कुछ ऐसा सोचो कि यार एक पैरेललोग्राम बनना था, लेकिन ये C वेक्टर जो है ना, ये C वेक्टर धोखा दे दिया। ये C वेक्टर इमेजिन करो इसी प्लेन में पड़ा हुआ होता तो क्या आपको कोई भी वॉल्यूम मिलता? नहीं मिलता, वॉल्यूम की वैल्यू 0 आती। क्या बात क्लियर है? इज दिस क्लियर?
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज गिवन बाय बॉक्स प्रोडक्ट. इज दिस क्लियर? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप is given by box product. Is this clear? How cos theta becomes C vector? अबे यार एक भाई कैमरा ना होता ना, आज देखो मैं सही में मतलब भगवान के एकदम दर्शन ही करा देता भाई मैं देखो आज. कॉस थीटा कॉस, यार ये सी का कंपोनेंट लिया गया है, मुझे ये कंपोनेंट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि भाई ये तिरछा है, ये तिरछा है, तिरछे को सीधा बनाने के लिए कॉस कंपोनेंट लिया गया उसका. सी कॉस कैसे बन गया ये क्वेश्चन देखो. सी हाउ डिड सी बिकेम कॉस? कुछ नहीं बेटा, सी के आगे ओ लगा दिया, एस लगा दिया, कॉस बन गया. चलिए तो कल को अभी देखते हैं, आगे कुछ सवाल भी होंगे, मैं एक मिनट देखता हूं. चलो मैं खुद ही एक सवाल बना देता हूं, ठीक है. आई विल जस्ट क्रिएट वन क्वेश्चन. लेट्स राइट दिस क्वेश्चन. मान लीजिए ए वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड लेट्स से बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप. इफ a, b and c represent a parallelopipe, find volume. ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो सर ने सिखाया बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स ए बी सी, बस ये करना है. बॉक्स ए बी सी करो और आंसर बताओ. चलो जल्दी से करो भाई, डू इट फास्ट. 3 वेक्टर दिए हैं, इनका बॉक्स करके आंसर बताओ. जल्दी बताओ भाई. यस, एक बच्चे ने बोला वॉल्यूम स्केलर है. बिल्कुल होना ही पड़ेगा, इसीलिए नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. रिजल्ट स्केलर आएगा. और आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि 2 वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, यानी कि फाइनली हमने डॉट किया और डॉट का आंसर स्केलर होता है, तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी. एक कह रहा है, एक प्यारा भोला बालक कह रहा है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी क्यों नहीं किया? भाई तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता चुका हूं. बॉक्स में आप जंबल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इस वाले बॉक्स को अगर तुम सी ए बी निकाल के करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, अगर तुम बी सी ए निकाल के करोगे तो भी सेम आंसर आएगा. भैया मान जाओ प्लीज, दीदी आप भी मान जाओ. क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग नहीं चल रहा क्या तुम लोग का? एक बात बताने के बाद भी वही बात पूछ रहे हो यार. चलिए मैं निकालता हूं. तो मैंने कहा ये करते हैं. चलो ये करा जाए. तो मैं क्या करता हूं, बी क्रॉस सी कर लेता हूं. या मुझे तो आसान लग रहा है ए क्रॉस बी करना, हालांकि मैंने ये लिखा बट मैं करूंगा नहीं. तो मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं पहले. व्हाट विल बी ए क्रॉस बी? आई जे के. ए पहले 1 1 1, बी बाद में 2 3 -1. रिजल्ट क्या आएगा? आई कैप के साथ -1 -3 -4, माइनस जे कैप के साथ -1 -2 -3, फिर प्लस के कैप के साथ 3 -2 1. चलिए क्या आ गया ये? -4i प्लस 3j प्लस k. यह आ गया a क्रॉस b. सो आई गॉट a क्रॉस b. नाउ आई वांट टू डू लेट्स से क्रॉस विथ c, डॉट विथ c वेक्टर.
तो डॉट करना है तो इसको डॉट कर दो सी के साथ। अच्छा, डॉट तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो आगे से करूं चाहे पीछे से करूं सेम आंसर आएगा। सी को डॉट कर दो तो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। चलिए डॉट करिए, आई वाला आई से -4 इंटू 1 -4, फिर 3 इंटू -2 3 इंटू -2 -6, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1, आंसर आ गया -9। आपको बोला था मॉड ले लेना फाइनली, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। और अगर लेट से सारे के सारे जो वेक्टर हैं इनकी यूनिट अगर मीटर, मीटर और मीटर दी जाती तो आंसर यहां पे मीटर क्यूब होता। क्लियर है? चलिए, इज दैट क्लियर? देख, जो सवाल पूछ रहा था ये क्यों करा, ये क्यों नहीं किया, ले कर दिया ये, तो भी सेम आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पहले एक टॉपिक फिर एक सवाल, ठीक है? देखो, नाउ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना है हमको, देखो ध्यान से, हमें चाहिए कोई 3 वेक्टर, लेट्स से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका डेरिवेशन काफी लंबा चौड़ा है, उसमें नहीं जा रहे हैं, जरूरत भी नहीं है, ये जनरली नहीं पढ़ाया जाता, बहुत खास इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं उतना तेरे काम का है, उतना तू सुन ले बस, ठीक है? चलिए क्या करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब थोड़ा अगर तेरी इमेजिनेशन काम कर रही है तो मैं थोड़ा तुझे फील करवा सकता हूं, थोड़ा सा फील करा सकता हूं, अगर तेरी इमेजिनेशन थोड़ा सा काम कर रही है तो, ठीक है? क्या है, मैं कह रहा हूं बी क्रॉस सी कर लो। पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बी क्रॉस सी, तो पहले बी क्रॉस सी कर लो। तो बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट क्या बता, समझ में आ रहा है कि बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा? जल्दी बता कमेंट सेक्शन में, होगा तो होगा लिख दे, नहीं होगा तो नहीं होगा लिख दे। मैं कह रहा हूं बी क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट है वो बी से और सी से दोनों से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बी सी वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। होगा या नहीं होगा, जल्दी बता। क्लियर है? चलिए, होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी प्लेन, बी सी प्लेन, अगर ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है बी सी प्लेन में, तो जब उसको किसी और के साथ क्रॉस करेंगे तो ये बता, जो पूरा रिजल्टेंट आएगा, ये पूरा रिजल्टेंट आएगा, ये उस परपेंडिकुलर से भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वापस से कौन से प्लेन में आ जाएगा, बीसी प्लेन में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? देख, इमेजिन कर, मान ले बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड में कोई 2 वेक्टर घूम रहे हैं, लेट्स से बी और सी, 2 वेक्टर बोर्ड में घूम रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, बी और सी बोर्ड में घूम रहे हैं। अगर बी क्रॉस सी कर दूंगा तो रिजल्टेंट बाहर की ओर आ जाएगा, ये रिजल्टेंट बाहर की ओर आ जाएगा। अब इस वाले वेक्टर को तू किसी से भी क्रॉस कर दे, किसी से भी, तुझे इसका रिजल्टेंट इस वाले से परपेंडिकुलर ही मिलेगा, तो तुझे वापस से प्लेन में एंट्री मारनी पड़ेगी, चाहे तू कहीं भी मार, बट तू रहेगा इसी प्लेन के अंदर। जल्दी बता भाई, क्लियर है क्या? अरे प्रभु जल्दी बताओ, अगर 2 वेक्टर प्लेन में हैं तो उनका क्रॉस प्लेन से बाहर परपेंडिकुलर, और उसको फिर क्रॉस करोगे तो फिर वो प्लेन के बाहर वाले से परपेंडिकुलर, यानी कि फिर से प्लेन में। सर जी डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान होता है। अब एक बोलेगा फिर इंजीनियर क्या होता है? बहुत सही, इंजीनियर शैतान होता है भाई, इंजीनियर शैतान होता है। क्या है, डॉक्टरों की नौकरी बची रहे इसलिए इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, और अच्छे वाले जो कि ब्रिज बनाते हैं और 5 साल बाद वो गिर जाता है, फिर क्या होता है, वो सारे जो लोग गिरे उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है,
तो डॉक्टरों की नौकरी बचा रहा है इंजीनियर भाई साहब, ठीक है। लेकिन तुम लोग ऐसे डॉक्टर मत, ऐसे इंजीनियर मत बनना भाई कि जो डॉक्टरों को नौकरी दे। ऐसे इंजीनियर बनो कि डॉक्टरों की जरूरत कम पड़े, ठीक है। चलिए चलिए आ जाओ। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो समझ में आ गई कि अब जो भी मेरा आंसर आएगा वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के फॉर्मेट में आएगा। फॉर्मेट में मतलब वो बी और सी नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं बी और सी के प्लेन में होंगे, ठीक है। चलिए, तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। तो बी और सी यहां लिखा हुआ है, बी और सी लिख लीजिए। ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करिए, तो यहां लिखिएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। फिर लिखिएगा माइनस, और फिर ये ए और बी को डॉट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिएगा, ये एक स्केलर है, स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब दिस इज सम कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, दिस इज सम कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप बी और सी के प्लेन में ही बैठे हुए हो, ये ध्यान रखो। तो आपको ये एज अ रिजल्ट याद रखना है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट याद रखना है। एक बार साफ साफ अक्षरों में फिर से लिख दे रहा हूं, एक बार साफ अक्षरों में फिर से लिख दे रहा हूं। देखिएगा, देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। क्लियर है ये भाई साहब आपको याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस। ये कहां काम आएगा भाई? ये वैसे तो कोई बहुत खास काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल की फिजिक्स सीखनी है और आगे चीजों को याद कम करके समझना ज्यादा है, तो भाई ये काम आएगा। कहीं दूर एक एक्सप्रेशन आएगा, ओमेगा क्रॉस आर। जब इसके बारे में बात करूंगा तब याद दिलाऊंगा ये एक्सप्रेशन, और तब हम इसको थोड़ा सा यूज करेंगे। चलिए, बस इसको नोट कर लो यार, बस इसको नोट कर लो अभी के लिए तो, ठीक है। चलिए, यहां तक कहानी क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बता दो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना कैसे है? क्लियर हो गया है? निकालना कैसे है? क्लियर हो गया है क्या? कुछ बच्चे कल बोल रहे थे आपकी नई हेयर कट अच्छी नहीं लग रही है, सही बताओ, अच्छी नहीं लग रही क्या? बहुत मुश्किल से कटवाया है, पैसे भी ज्यादा लिया था। चलिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके मॉड्यूल में भी है। ये क्वेश्चन मैं आज देख रहा था आपके मॉड्यूल में भी है, तो जल्दी से इसको आंसर करेंगे, जल्दी से इसको आंसर करेंगे। तो देखो, देखिए भाई, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। अभी मैं मान ले रहा हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कैसे ओपन होगा? ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है भाई। चलिए, अब देखो, अपने यहां पे सी की जगह क्या दिया हुआ है? ए, तो मैं ए से रिप्लेस कर देता हूं। सो ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर, तो जहां जहां सी है वहां वहां ए कर दो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अब ये कुछ एक्सप्रेशन आ गया जो हमें पता है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये किसके परपेंडिकुलर है? ये ए से परपेंडिकुलर है, ये बी से परपेंडिकुलर है, या दोनों से परपेंडिकुलर है, या फिर एक नल वेक्टर है, मतलब यानी कि जीरो आ गया आंसर। कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ बच्चे देखो डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं,
और ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जिनको डी लग रहा है, अभी प्रूव करूंगा कि डी आंसर नहीं होने वाला है भाई। देखो एक काम करो, अगर 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 ये वाला ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है तो दोनों के साथ डॉट करने पे आंसर 0 आना चाहिए, दोनों के साथ डॉट करने पे आंसर 0 आना चाहिए। चलिए एक बार डॉट कर लिया जाए, डॉट ए के साथ डॉट कर लेते हैं। इस पूरे को ए के साथ डॉट करेंगे, क्या आएगा देखिएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है? ये आ गया, सॉरी ए के साथ कर रहे हैं ना, सॉरी, तो ये डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन, डॉट कर लिया, तो इस एक्सप्रेशन को भी डॉट ए कर दिया, इस एक्सप्रेशन को भी डॉट ए कर दिया। सॉल्व करेंगे तो भाई साहब यहां पे ये जो बी डॉट ए हो रहा है, सो दैट विल बी व्हाट, ए स्क्वायर बी डॉट है जो ए हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, माइनस इधर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर, ये ए डॉट ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, ए क्यूब बी कॉस थीटा, ए क्यूब बी कॉस थीटा, दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0। तो ये बात तो तय है कि दिस गिवन क्वांटिटी इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। चलिए कर लेते हैं डॉट विद बी वेक्टर, बी से डॉट करेंगे बी से डॉट, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और बाहर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए इसको ओपन करिए, ये बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए डॉट बी क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा, और बाहर वाला ए डॉट बी क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी कॉस थीटा। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 तो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन is only perpendicular to A is the answer, A is the answer। गुरुजी काफी मेहनत लग रही है, कुछ बच्चे तो बहुत तेज होंगे जो ये सोच पा रहे होंगे कि यार अगर कोई वेक्टर A है और अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं लेट्स से, थोड़ा सा आपको 3D वाली फील दिलाता हूं, कोई वेक्टर अगर B है तो मैं मान लेता हूं कि A क्रॉस B या B क्रॉस A, जो भी करना चाहो। अभी इसे यहां पे क्या है, इन लोगों ने B क्रॉस A ले रखा है, चलिए ठीक है, तो B क्रॉस A करेंगे तो ये B क्रॉस A इधर आएगा जो कि दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ये B क्रॉस A। अब इसका क्रॉस किससे कर दिया, A से कर दिया, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्राम मैं एक और तरीके से बनाता हूँ, इसमें फील आपको कम आएगी, तो थोड़ा सा एक बार रुकिए जरा। इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ कि ऐसे सोचे हम कि ये है A, या इसको मैं बोल देता हूं B लेट से, चलो A वेक्टर, और ये वाला हो गया भाई B वेक्टर, ठीक है, और A क्रॉस B इधर आ जाएगा, A क्रॉस B, लेकिन मुझे B क्रॉस A करना है, सॉरी B क्रॉस A इधर आ जाएगा, B क्रॉस A। अब देखो इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो कि अगर ये B क्रॉस A को क्रॉस करोगे A के साथ, या A को क्रॉस करोगे B क्रॉस A के साथ, तो कहां जाएगा ये वेक्टर अंदर जाएगा, तो अगर अंदर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से टॉप व्यू बनेगा, ये आपका A रहेगा और ये आपका रहेगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस A, और ये रहेगा आपका B वेक्टर, तो ये एंगल 90 नहीं है बट ये एंगल 90 है, दिस इज 90। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसको और अच्छे से कुछ इमेजिन करने के लिए मैं आपके लिए कुछ और ट्राई करता हूं। देखो एक और इमेजिनेशन कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैं क्या चाह रहा हूं कि B क्रॉस A हो जाए और A के साथ क्रॉस हो जाए, ठीक है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मैं टॉप व्यू में ही डायग्राम बनाता हूं, टॉप व्यू में, सिर्फ टॉप व्यू में खेलेंगे, ये रहा A और ये रहा B,
टॉप व्यू में ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले मैं कर रहा हूं बी क्रॉस ए करूंगा तो रिजल्टेंट जाएगा इनटू द प्लेन, ये आप क्रॉस देख रहे हो, दैट इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये देखो ये वाला रिजल्टेंट, ये वाला, ये अंदर इनटू द प्लेन, दैट इज बी क्रॉस ए, ये वाला टॉप व्यू है भाई, टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। ये वाला कौन सा व्यू था, ये फ्रंट व्यू था जो आपको दिख रहा है, फ्रंट व्यू। और ये वाला मैंने क्या बनाया था, फ्रंट व्यू के बाद इसका टॉप व्यू बनाया था, टॉप व्यू। अब मैं सीधे टॉप व्यू में ही डायग्राम बना रहा हूं कि ये पूरा प्लेन है, एक ए है एक बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, बी क्रॉस ए करेंगे इनटू द प्लेन जाएगा। अब अगला क्या करना है, अगला करना है बी क्रॉस ए के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस ए, यानी कि मुझे ये वाला ए और ये वाला अंदर वाला वेक्टर इसको क्रॉस करना है। तो ए, ये देखो ये फिंगर कहां जा रही है, ए के तरफ, क्रॉस कहां करना है, बोर्ड के अंदर, क्रॉस बी क्रॉस ए, तो ये क्या आ गया, थंब आ गया, यानी कि दिस वेक्टर विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस ए। तो क्या दिखा हमें कि हमारा फाइनल रिजल्टेंट ए से परपेंडिकुलर है लेकिन बी से परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर है भाई, इज दैट क्लियर? बाकी आपको जो मैंने यहां सॉल्व करके दिखाया दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करा और एक बार डॉट किया ए से, आंसर चेक किया, एक बार डॉट किया बी से, आंसर चेक किया, तो ये दोनों चीजें वेरीफाई कर ली आपने। चलिए कितना टाइम बचा है, 5 बजने वाले हैं। चलिए अब देखिए थोड़ी सी फाइटर चीजें, वही जो आपके सेठ भैया कहते हैं ए के बी, ठीक है ना, थोड़ी सी ए के बी, ज्यादा नहीं। हम सिखाएंगे और तुम्हारे लिए ए की बी हो, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ ए के ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए के बी से ए के ए कर देंगे भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये कुछ लिखा हुआ है यहां पे, इस पे बाद में आते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, बात को समझो। मैंने आपको एक क्या करता हूं ना, मैं यहां ना लिख के इसके पहले वाली स्लाइड पे लिखता हूं ताकि आपके लिए भी नोट्स मेकिंग में सहूलियत हो। आप ध्यान से समझिए बात को। वर्क डन मैंने आपको बता दिया इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये बताया था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये बताया था, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? एफ डॉट एस बताया था, ये जल्दी से बताओ, क्या ये बात बताई थी मैंने? ये बात हमने बताई भी थी और आपने बहुत बार करा भी इसको, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूं, समझना बात को। ये वाली चीज, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये सिर्फ तब वैलिड है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। अब लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, मतलब फोर्स कैसा हो जाए, फोर्स वेक्टर अगर वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, ये फोर्स मस्ती कर रहा है, चुलबुला फोर्स है, कुछ भी कर रहा है, भटक रहा है इधर उधर, ठीक है। अगर ये फोर्स वेरिएबल हो जाए, ये नटखट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे वर्क डन नहीं निकलेगा। फिर हमारे पास एक छोटा तरीका है, दूसरा तरीका है। क्या करेंगे हम ये मानेंगे कि यार देखो, बहुत ध्यान से इस बात को मैं तुम्हें समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को ओपन करके इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना भाई, प्लीज थोड़ा सा देखो। हमने मान लिया, पहले क्या दिक्कत थी, पहले क्या हो रहा था पता है? देखो पहले वाली चीज को इमेजिन करो। लेट्स से आप स्पेस में
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, ए से बी तक गए, ठीक है। और आप क्या कर रहे थे, आप जिस पार्टिकल को लेके टहल रहे थे, आप जिस पार्टिकल को लेके टहल रहे थे, उस पे आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगा रखा था, जो कि आपके साथ पूरे रास्ते भर हर बार पार्टिकल पे वैसा ही फोर्स लगा रहा, 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 और ऐसे करते करते वो पार्टिकल को बी पे ले गया। क्या बात समझ में आ रही है? वापस आ भाई, क्या बात समझ में आ गई? आपने पूरे जर्नी के दौरान फोर्स कैसा लगा रखा था? कांस्टेंट। अगर आपने कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है तो हम क्या करते हैं, हम ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाते हैं कि देख बेटा ये रहा तेरा डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर। लेकिन अब एक चुलबुला फोर्स है, वो क्या करता है, बहुत शैतानी करता है। वो ए से बी जाते समय बहुत मस्ती करता है। वो कभी इधर लग जाता है, ठीक है, आगे चलते चलते फिर वो डायरेक्शन बदल लेता है, फिर आगे चलते चलते लेट्स से वो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाता है, फिर आगे चलते चलते वो डायरेक्शन फिर बदल देता है। ऐसा करके मस्ती कर रहा है फोर्स मस्ती कर रहा है। क्या करें इस फोर्स का इलाज कर देते हैं। इलाज कैसे करेंगे? इस पूरे जर्नी का वर्क डन निकालने से बेहतर है, इस पूरे जर्नी का वर्क डन निकालने से बेहतर है कि इस पूरे जर्नी का वर्क डन निकालने से बेहतर है कि हम उस जर्नी को इन्फिनाइटली स्मॉल जोन में ले जाके चेक करें, जब फोर्स हमें एक छोटे रीजन में स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे, और हम क्या करें, इस छोटे से रीजन के छोटे से डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल दें, डी एस वेक्टर बोल दें। बहुत छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस बहुत छोटू के डिस्प्लेसमेंट को अगर आप वेक्टर में लिखने जाओगे तो ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कैसे आया होगा, आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट x में किया होगा dx, कुछ डिस्प्लेसमेंट आपने y में किया होगा, लेट्स कॉल इट एज dy, और यहां पे 2D डायग्राम है तो dz नहीं दिख रहा है, वरना dz भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस पूरे डायग्राम को अब वापस सिकोड़ के लेके आते हैं, और अब आप देखो, फील लो इस बात की, अब इस बात की फील लो कि मैं पूरी जर्नी का वर्क डन ना निकाल के मैं एक बहुत छोटे से हिस्से का वर्क डन निकालने जा रहा हूं, बहुत छोटे से हिस्से का। तो वो जो बहुत छोटा सा वर्क डन होगा ना, वो क्या होगा पता है, वो वेरिएबल फोर्स डॉट बहुत छोटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इससे मुझे बहुत छोटा dw वर्क डन मिलेगा, इससे मुझे बहुत छोटा dw वर्क डन मिलेगा। अरे ये अरिक कांडू को वो कर दो भाई, ये अरिक कांडू को ब्लॉक कर दो, ऊपर जाओ, एक अरिक कांडू है, इसको हटाओ, ऊपर जाओ, ये अरिक कुंडू है, अरिक कुंडू को ब्लॉक कर दो, हाँ, और हटा दो इसको, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास जब वेरिएबल फोर्स आएंगे तो मैं बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके बहुत छोटा वर्क डन निकाल लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं बहुत छोटा वर्क डन निकालने के बाद इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली इससे मुझे पूरा वर्क डन मिल जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला ही ये होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला सर्वत्र वैलिड है, हर जगह वैलिड है, इवन कांस्टेंट फोर्स में भी वैलिड है। सर कैसे, कांस्टेंट फोर्स में कैसे वैलिड है? देख मेरी जान, अगर तेरा फोर्स कांस्टेंट हो गया तो वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो तू वर्क डन को क्या लिख सकता है, इंटीग्रेशन
एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर को लिख सकता है एफ वेक्टर, क्योंकि कांस्टेंट है फोर्स, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds वेक्टर, जब ds को इंटीग्रेट करेगा तो क्या मिलेगा, वहां तुझे मिलेगा s वेक्टर। तो ये फॉर्मूला तेरा अमर अजर जो भी कहना चाहे वो सब है। तो आज के बाद हम फॉर्मूला याद रखेंगे वर्क डन का, इंटीग्रेशन एफ डॉट ds, इंटीग्रेशन एफ डॉट ds, क्या याद रखेंगे, एफ डॉट ds। तो गुरुजी आप प्लीज हमें इस ds के बारे में थोड़ा और बताइए, ये ds कैसे लिखेंगे बेटा, ds देखता जा कैसे लिखेंगे। ds मतलब होता है यहां से लेकर यहां एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा चुन्नू सा डिस्प्लेसमेंट, उसका वेक्टर। वो चुन्नू सा डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए थोड़ा सा चुन्नू x में चलेंगे, थोड़ा सा चुन्नू y में चलेंगे, थोड़ा सा चुन्नू z में चलेंगे, यानी कि ds वेक्टर याद कर ले, ds वेक्टर इज dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। क्या यहां तक चमका, क्या ds तक चमका भाई, क्या ds तक चमका। चुलबुले फोर्स और चुलबुले कमेंट्स पसंद कम है मुझे, उनको मैं भाई डिफरेंशिएट कर करके इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या बात क्लियर है। अगर यह बात क्लियर है तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक कोई फोर्स था जो एक पार्टिकल को 2, से उठा के 0, पे ला रहा था और इस वाले पाथ पे ला रहा था, इस वाले पाथ पे ला रहा था। किस पाथ पे ला रहा था, y = x² वाले पाथ पे लेके आ रहा था। ये कह रहे हैं वर्क डन बता दो, तो तुम्हें हमें याद करना है, तुम्हें फोर्स को देख के घबराना नहीं है, तुम्हें हमें याद करना है, और याद करना है वर्क डन = इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। चलो अगले पेज पे लिखेंगे। सो वर्क डन = इंटीग्रल, एफ की वैल्यू बोलो, एफ की वैल्यू बोलो, एक्स वाई प्लस जेड आई कैप, एक्स वाई प्लस जेड आई कैप, बहुत बढ़िया, y² j कैप प्लस y² j कैप प्लस z k कैप, z k कैप। ये भाई साहब तुम्हारा क्या हो गया, पूरा फोर्स हो गया। और डॉट किससे करना है, ds से, यानी कि dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप से डॉट करना है। क्लियर है, क्लियर है, इज इट क्लियर। अब देखता जा, अब देखता जा, डॉट कैसे होता है कभी भी, i वाला i के साथ, यानी कि एक्स वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स। क्लियर, अच्छा जी, प्लस y वाला y के साथ y² dy प्लस z dz। अब तुम्हें बताया था इंटीग्रेशन में प्लस हो तो आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी कि इसको तोड़ के, इस पूरे को तोड़ के मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन इसका प्लस इंटीग्रेशन इसका प्लस इंटीग्रेशन इसका। क्या बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। अब मजे की बात, भाई देखो इंटीग्रेशन तो आता ही है, लेकिन अभी तू रुक जा, अभी थोड़ा ठहर जा, ठहर जा, देख देख dz, क्या तुझे इस पूरे xy प्लेन में, ये xy प्लेन है, ये पूरे xy प्लेन में पार्टिकल कभी भी z में जाता हुआ दिखाई दिया, कभी तुझे z में डिस्प्लेस करता दिखाई दिया। अगर z में डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो dz की वैल्यू कितनी होगी, 0, देयर इज नो चेंज इन z। मतलब यहां पे अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट लिखूं तो 2, 4, 0 होगा, और यहां पे तीनों कोऑर्डिनेट लिखूं तो 0, 0, 0 होगा। और इस पूरी जर्नी के दौरान किसी भी पॉइंट पे x, y, z हमेशा 0 आएगा। तो यानी कि z कभी बदल ही नहीं रहा, z इज नॉट चेंजिंग। व्हेन z इज नॉट चेंजिंग, माई dz इज गोइंग टू बी 0। क्या y बदल रहा है, g बदल रहा है, क्या x बदल रहा है, g बदल रहा है।
बट क्या z बदल रहा है? नहीं। और z की वैल्यू कितनी है? तो z की वैल्यू हमेशा 0 है, सो दिस विल बी 0। क्लियर? चलिए चलिए अगली स्टेप कंप्लीट करते हैं। इंटीग्रेशन x y, ये 0 हो गया तो दिस विल बी dx प्लस इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy प्लस ये 0 हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, क्या आप y को, क्योंकि y वेरिएबल है, क्या आप x के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो? क्या y को x के साथ इंटीग्रेट कर दोगे क्या? उसके लिए y शुड बी फंक्शन ऑफ x। तो हाँ, हमें तो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पूरा दिया हुआ है, तो हमने कहा चलो भाई दिया हुआ है तो डाल दो इसके अंदर। सो y को एक्स स्क्वायर डालेंगे, विल पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी इंटीग्रल एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रल y स्क्वायर dy एंड दैट विल बी द वर्क डन। अभी वैल्यू निकाल रहा हूं, वेट। तो वर्क डन क्या आ गया? इंटीग्रल एक्स क्यूब dx आ गया प्लस इंटीग्रल y स्क्वायर dy आ गया। और अब ये तुम्हारे लिए आसान दिखने लग गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रॉब्लम है, सुन ले ध्यान से। मुझे क्लियरली अपने इंटीग्रेशन को बताना पड़ेगा कि भाई मैं x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 0 आ रहा हूं और y इज इक्वल टू 4 से y इज इक्वल टू 0 आ रहा हूं। तो लिमिट्स डाल, x कहां से कहां चेंज हो रहा है? 2 से 0। y कहां से कहां चेंज हो रहा है? 4 से 0। अब इंटीग्रेट कर, आ जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट्स विल बी 2 to 0 प्लस y क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटीग्रेशन 4 से 0। आंसर आएगा, पहले 0 डालेंगे, 0 आएगा, फिर 2 डालेंगे तो माइनस 2 की पावर 4/4 और इधर प्लस, पहले 0 डालेंगे फिर माइनस 4 डालेंगे, 4 क्यूब बाय 3। आंसर आएगा -4 माइनस 64/3 और आंसर आएगा 12 और 64 कितना हो जाएगा? 76। तो -76/3 इज द आंसर ऑफ वर्क डन। इतने जूल्स का वर्क डन होगा। अगर सब ऐसा यूनिट में है, यानी कि अगर ये जो फोर्स है वो न्यूटन में दिया जाएगा और ये जो डायमेंशंस हैं ये अगर मीटर में दिए जाएंगे तो आंसर जूल्स में निकलेगा। क्या ये कहानी क्लियर है? -76/3 इज द राइट आंसर। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा खासा तगड़ा फोर्स दिया था तेरे को मैंने, अच्छा खासा तगड़ा, डिफिकल्ट फोर्स, नॉट अ सिंपल लुलू पुचू प्रॉब्लम, डिफिकल्ट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, डिफिकल्ट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। और आज तू वर्क डन निकाल रहा है जो बाकी के बच्चे 4 चैप्टर बाद निकालेंगे। डिफिकल्ट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। और बस देखो ये चमका दिया मैंने कि तुझे एक डीएस से डॉट प्रोडक्ट करना है, तो तूने बड़े डिफिकल्ट फोर्स को एक डीएस से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, एक डीएस से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बढ़िया सुंदर इंटीग्रेशन बना दिया, चेक कर लिया क्या z बदल रहा है? नहीं बदल रहा, dz 0। अगर y नहीं बदल रहा होता तो dy 0, अगर x नहीं बदल रहा होता dx 0। उसके बाद तूने बढ़िया सिस्टम सेट किया, y x के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा तो y की वैल्यू क्वेश्चन में पकड़ी और y की वैल्यू को क्वेश्चन में डाला और डालने के बाद इंटीग्रेट किया। लिमिट्स का बहुत ध्यान रखा, लिमिट्स x 2 से 0 जा रहा है। अगर मैं इस यहां पे ये सुंदर वाला जो एरो दिख रहा है दोस्तों, अगर मैं इस एरो को बदल देता, अगर मैं इस एरो को ऐसा बना देता तो तू कहां से कहां इंटीग्रेट करता? 0 से 2, 0 से 4, सॉरी 0 से 2, 0 से 4। और तेरा आंसर पता है, ये अगर लिमिट्स बदल जाए, उल्टी हो जाए तो आंसर तेरा +76/3 आता। लेकिन जैसा मैंने डायग्राम दिया तूने वैसा काम किया, तूने 2,4 से 0,0 पहुंचाया, 2,4 से 0,0 पहुंचाया, इसीलिए लिमिट 2 से 0, 4 से 0 आएगी और आंसर आएगा -76/3। समझा के माथा गर्म हो गया। अगर तुम थोड़ा तेज हो जाओगे ना तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में आ जाएगा समझ में।
धीरे धीरे हो जाओगे तेज, है ना, टेंशन ना लो। अभी मैं चिल्ला के कर ले रहा हूं, लेकिन थोड़ी मेहनत तुम भी लगाओ, धीरे धीरे ये सब एकदम नॉर्मल कर देंगे अपन। क्लास के अंदर ऐसा माहौल रहेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा ना, देखेंगे लोग भाई, जो तुम्हारे नोट्स बनेंगे ना, अल्टीमेट लेवल। अरे वर्क डन नेगेटिव हो सकता है भाई, वर्क डन कैन बी नेगेटिव इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल। तो एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर तुम फोर्स दाईं तरफ लगा रहे हो और पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। क्या यहां तक चमक गया? क्या यहां तक क्लियर है? कुछ कह रहे हैं रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, रोना तो अब आएगा, रोना तो अब आएगा, थोड़ी देर बाद रोना आएगा, अभी नहीं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, वेक्टर ऑपरेटर, वेक्टर ऑपरेटर डेल, इसका नाम है डेल। DEL, डेल। क्लियर है? चलिए चलिए, सबसे पहले लिखिए, एक सब हेडिंग लिखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लिखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग डालिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अरे मेरे आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? Am I not audible? ठीक है, चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। देखिए पहले तो ये समझिए कि इसको अपन कैसे चलो पिकअप करते हैं, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेट्स से ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2YZ। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कि अगर हम स्पेस में जाएंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये x है, ये y है और ये लेट्स से z है। ठीक है, z है मान लीजिए। तो अब हर स्पेस के हर पॉइंट का कुछ x कुछ y कुछ z होगा, कुछ x कुछ y कुछ z होगा। ठीक है, तो हम मान के चलो ओरिजिन की बात करें, तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन, तो x भी 0 डालोगे, y भी 0 डालोगे और z भी 0 डालोगे। बट अगर मैं बोल दूं फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 1,1,1, तो आप x में 1 डालोगे, y में 1 डालोगे और z में 1 डालोगे, तो 1 इंटू 1 1 एंड यहां पे 2 इंटू 1 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 3 आएगा। तो 1,1,1 पे एनर्जी इज 3, पोटेंशियल एनर्जी इज 3 जूल्स, जो भी यूनिट लेनी है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या हुआ, एक चीज आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी नहीं,
फ्यूचर में पढ़ेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी फिजिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब किसी एक रिश्ते से एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से कनेक्टेड है, किसी एक रिश्ते से एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, मतलब गुरुजी आप ऐसा कह रहे हैं, आप कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ रिलेशन में है। जी हां, मैं ऐसा ही कह रहा हूं। ठीक है, अब वो रिलेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं वो जो कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं, लेट्स से that conservative force is given by F vector, that is Fx I cap plus Fy j cap plus Fz k cap। ऐसा मैं मान लेता हूं कि कोई एक फोर्स वेक्टर है Fx I cap, Fy j cap, Fz k cap, कोई एक रैंडम फोर्स वेक्टर है। क्लियर है यार? पता है मुझे मजा नहीं आ रहा यार पढ़ाने में, यार तुम लोग यार ना चैट में बोर कर रहे हो। एक बार जो जेन्युइनली पढ़ रहा है क्लियरली भाई मुझे इंडिकेट करो कि तुम्हें जो मैंने अभी बोला कि एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक कोई फोर्स है, ये बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। यार आगे की कहानी बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है, अभी जल्दी बता दो तो यहीं समेट लूंगा, बाद में कहोगे तो भाई नहीं बोल पाऊंगा। चलिए तो मैंने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो बेचारी है वो किसी एक फोर्स से रिलेशन बना के रखती है। अब अगर रिलेशन बनाना है तो हमें पता करना पड़ेगा कैसे बनेगा रिलेशन। तो एक्चुअली ये मैंने जो फोर्स अज्यूम किया है इसका रिलेशन है उस u के साथ। तो ये जो x कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज एक्चुअली माइनस डो यू बाय डो एक्स। अरे सर इसको आपने क्या बोला सर, क्या बोला? एक बार फिर से बोलिए। ये बेटा मैंने बोला दिस अरे उल्टा बन गया, क्या हो गया भाई? ये चलो पीछे, अटक गया क्या? सिस्टम हैंग हो गया। कोई बात नहीं जाएंगे कहीं। हाँ नो ठीक है भाई, सिस्टम हैंग हो गया था। क्या बोले सर, क्या बोले? इस डो को आपने इसको क्या बोला? इस वाले को, इसको बेटा मैंने बोला डो, DO, डो नहीं, दो नहीं, डो। ठीक है, चलो इसका नाम है डो, इसको पढ़ते हैं डो यू बाय डो एक्स। सो माइनस डो यू बाय डो एक्स से एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी सर, अब ये डो यू बाय डो एक्स निकलेगा कैसे? अभी बता रहे हैं। इसी प्रकार से एफ वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डो यू बाय डो वाई से। इसी प्रकार एफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डो यू बाय डो जेड से। तो ये जो आप डो यू बाय डो एक्स देख रहे हो, सो डो बाय डो एक्स, ठीक है, यहां पे जो भी डालेंगे उसका। सो दिस इज द ऑपरेटर फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा जी, अब व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? एक ही मिनट में बता रहा हूं, बस एक ही मिनट में। जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो जैसे कि मुझे इस u को डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले मैं fx निकालता हूं, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो अब बात को समझो भाई, अब आप बात को समझो कि अगर मैं माइनस डो यू बाय डो एक्स करना चाहता हूं, यानी कि मुझे इस u के फंक्शन को, u को मैं लिख ले रहा हूं भाई, u कितना था? x स्क्वायर y
प्लस 2yz, आई थिंक यही दिया था मैंने ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz, ठीक है। हाँ, ये फंक्शन है। जब मैं कहता हूं कि इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में, तो दो चीज होती है। आप एक लिख सकते हो du by dx, दैट इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन, और एक होता है dou u by dou x, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल ना और अच्छा होता है और मजेदार होता है, सिंपल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पता है क्या होता है? एक बेहतरीन चीज होती है जो ऊपर में नहीं होती। जब आप ये वाला डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आप ये करने जाओगे, है ना, मान लेता हूं यहां एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से u इज इक्वल टू एक्स वाई, मान लो एक छोटा अनदर एग्जांपल, मान लो u है एक्स वाई। अगर आप du by dx करोगे तो आपका आंसर पता है क्या आएगा? आपको पूरे को x से डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक बार x को डिफरेंशिएट करोगे 1 और y को एज इट इज रख दोगे, फिर दूसरी बार x को एज इट इज रख दोगे, y को लिखोगे dy by dx। करेक्ट है? ये आपका du by dx है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। और ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो पार्शियल, देखो भाई पार्शियल, देखो पार्शियल में मजा आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना है? देखो हमें क्या करना है पता है? हमें u में सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी जो पड़ा हो, y पड़ा हो या z पड़ा हो, सबको कांस्टेंट मान लो। वाह वाह गुरुजी, मजा आ गया। अगर मुझे xy में y को कांस्टेंट मानना पड़े तो भाई ये इसका डिफरेंशिएशन तो y आ जाएगा। सर y कैसे आया? अरे तू याद कर, अगर लेट्स से y इज इक्वल टू लेट्स से t इज इक्वल टू 3x, तो अगर मैं dt by dx करता हूं तो जो भी कांस्टेंट होता है वही तो आता है, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां पे लेट्स से u इज इक्वल टू x इंटू वाई है तो y तो कांस्टेंट है, y को तो छूना ही नहीं है। तो अगर मैं डेल u बाय डेल x कर रहा हूं तो y कांस्टेंट है, छूना ही नहीं है, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो क्या आ गया आंसर? आंसर क्या आ गया? y आ गया। क्या समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्या ये बात क्लियर है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल मानते हैं, बाकी कोई वेरिएबल है भी तो कांस्टेंट मान ले, क्या बात क्लियर है? जल्दी बता, ये बात क्लियर है? यहीं पे मामला अटका हुआ था, जल्दी बता। ठीक है, तो अब तू मुझे बता भाई, अगर ये एक्सप्रेशन है, जल्दी से मुझे बता दे और मुझे कॉन्फिडेंस दे दे कि तेरे को समझ में आ गया। डिफरेंशिएट दिस पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेल मी द आंसर। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेल मी द आंसर। पार्शियली डिफरेंशिएट करो, आंसर बताओ जल्दी इसका, जल्दी आंसर बताओ पार्शियली। इसके आंसर में जब हम पहला टर्म देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, तो हमें क्लियरली इस पूरे टर्म में यहां पे तो एक भी x नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह माना जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। और पहले टर्म में y एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x. So what, and I have to put a minus sign also, so we'll have to put a minus sign, so this minus sign is here. नहीं भाई, ये टर्म बिल्कुल नहीं आएगा, सेकेंड टर्म में x है ही नहीं, तो क्या आएगा? सिर्फ आंसर आएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, सिर्फ आंसर आएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, दैट इज वाई माइनस डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? y इंटू 2, दैट इज 2y इंटू x। टू एक्स वाई कह लो, 2yx कह लो, जो भी कहना है कह लो। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, व्हाट विल बी माइनस डेल यू बाय डेल वाई? व्हाट विल बी माइनस डेल यू बाय डेल वाई?
व्हाट विल बी माइनस डेल यू बाय वाई। अबे वाई माइनस, भाई मेरा माथा मत खराब करो, यहां बता दिया माइनस लगाना है, इसकी वैल्यू ये होती है, बस प्रूव नहीं किया, डिराइव नहीं किया, बताया है अभी बताया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। तो माइनस डेल यू, मतलब डेल यू बोलो, डो यू बाय डो एक्स या डो यू बाय डो वाई। तो इसका आंसर आएगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या आएगा, y के अलावा सब कांस्टेंट है, तो 2z एज इट इज आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और एक माइनस का साइन लगेगा। फिर माइनस डेल यू बाय डेल z करना जरा, तो पहले टर्म में कोई z है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और दूसरे टर्म में थोड़ा माइनस भी लगा लेता हूं, पहले माइनस लगा लेता हूं फिर वो लिखता हूं माइनस, पहले टर्म में कुछ भी z नहीं है 0 आ जाएगा, दूसरे टर्म में z की पावर 1 है, 2y कांस्टेंट है तो 2y और z का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपने ये निकाल लिया, सो दिस इज माइनस 2yx, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2z एंड दिस इज माइनस 2y। तो पता है अब आपने fx, सो बेसिकली यू फाउंड fx, बेसिकली यू फाउंड fy एंड बेसिकली यू फाउंड fz। सो व्हाट विल बी द फोर्स वेक्टर, सो फोर्स वेक्टर विल बी इज इक्वल टू, फोर्स वेक्टर जिसको हमने बोला था fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप will be equal to what was fx minus 2xy I cap, what is fz fy minus 2x square plus 2z, so minus x square plus 2z j cap minus 2y k cap। ये आ गया आपका फोर्स वेक्टर। ठीक है, अब तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी हुई, कुल मिला के कहानी ऐसी हुई कि फोर्स निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने माइनस डेल यू बाय डेल एक्स या डो यू बाय डो एक्स आई कैप माइनस डो यू बाय डो वाई जे कैप माइनस डो यू बाय डो जेड के कैप किया। क्या ये किया? क्यों भाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो पूरा कांस्टेंट है ना, एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और इसमें 2z आ जाएगा, 2z आ गया भाई, सही है, सब सही है। तो भाई ऐसे निकला फोर्स। अब लोगों ने सोचा इतनी मेहनत बार बार करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ बार बार करना पड़ेगा, तो यार कुछ तरीका निकालो। तो लोगों ने दिमाग लगाया, बोला यार इधर सेम ही चीज डाल रहे हैं बार बार, इसको कॉमन ले लिया जाए। तो माइनस कॉमन ले लो, उसके बाद एक वेक्टर लिखा गया, डो बाय डो एक्स आई कैप, डो बाय डो वाई जे कैप, डो बाय डो जेड के कैप, और बाहर क्या लगा दिया गया, यू, जो कि एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और फिर लोगों ने बोला कि भाई देखो ये जो पूरा शानदार चीज है, इसका एक नाम रख दिया जाए। क्या नाम रख दिया जाए? इसको बोल दिया गया डेल वेक्टर। क्या बोल दिया गया? डेल वेक्टर। ठीक है, और डेल वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई? डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये नाम पड़ गया भाई इस पूरे ऑपरेटर का। ये है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर ऑपरेशन करता है। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर ऑपरेशन करता है। सर कैसे? जैसे कि छोटी क्लास में रूट ऑपरेटर तुम्हें सिखाया गया। रूट ऑपरेटर को तुमने क्या करा? लेट्स से 4 पे लगा दिया। रूट ऑपरेटर को 4 पे लगाया तो क्या आ गया?
जैसे तुमने रूट ऑपरेटर को 4 पे लगाया, तुम्हें क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो ये रूट तुम्हारा ऑपरेटर था जिसने इसके ऊपर ऑपरेशन करा और 2 निकाल दिया। वैसे ही ये डेल वेक्टर जो है ये एक ऑपरेटर है, और जब भी ये माइनस साइन के साथ अगर यू पे ऑपरेट होगा तो ये हमेशा फोर्स निकाल देगा। क्या बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डेल एक ऑपरेटर है, डेल एक ऑपरेटर है जो कि स्केलर पे काम करेगा, स्केलर पे काम करेगा और वेक्टर बना डालेगा, क्योंकि वो खुद एक वेक्टर है। ये डेल जो ऑपरेटर है ये एक वेक्टर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो डेल से घबराओ मत, डेल को अभी समझो, डेल से घबराओ मत, ठीक है? डेल को समझो, डेल कुछ भी नहीं है। मतलब अरे यार तुम अगर थोड़ी सी कहानी को रिकैप मारो, थोड़ा सा कहानी को रिकैप मारो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर दी। हाँ थोड़ा लेंदी था समझाने में क्योंकि कुछ नया बता रहा था। एक बार फिर से सुनो, बहुत छोटी चीज है। क्या था कि भाई एक पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाना था, तो क्या किया मैंने एक जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट लिया कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन कैसे होता है कि अगर कोई जनरल फोर्स है तो उसका कंपोनेंट जो होता है वो माइनस डो यू बाई डो एक्स माइनस डो यू बाई डो वाई माइनस डो यू बाई डो जेड से निकलता है, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया, वो तुम सीख गए। उसके बाद जो तुम्हें यू दिया था तुमने हर स्टेप में उसका डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो जेड माइनस साइन के साथ निकाल डाला, और निकालने के साथ ही साथ तुम्हारा फोर्स तैयार हो गया और यहां पे कहानी क्लोज हो गई। इतना ही तो समझाया है। और उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि हर बार हम सेम ही चीज के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, हम सेम ही चीज के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्यों ना उस चीज को उठा के बाहर रख लें। जैसे ही बाहर रखा मालूम पड़ा अच्छा ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ ये भाई इस वाले यू पे करना था, तो इस पूरे ऑपरेशन का या इस पूरे ऑपरेटर का नाम रख दिया क्या? डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर नाम रख दिया। और तुम्हें एक बात सिखा दी कि जब भी डेल ऑपरेटर किसी स्केलर पे काम करेगा एक वेक्टर बना देगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो कल को मैं तुझे लेट्स से बोल दूं कि लेट्स से P is a scalar quantity, that is let's say P is a scalar quantity that is x cube y, let's say x cube y square plus y z square, ठीक है? मैंने तेरे को रैंडमली एक स्केलर क्वांटिटी दे दी, और मैंने बोला फाइंड डेल P, तो तू क्या करेगा पता है? तू करेगा अरे सर क्या बड़ी बात, डेल P निकालना है। लो भाई, डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप, और मिलाएंगे P से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब P को डाल के पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म निकाल लेंगे। तो पहला टर्म आएगा डो P बाय डो एक्स, यानी कि P को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, पहली टर्म का आंसर आएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर डो P बाय डो जेड डो y निकालेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? पहले में आ जाएगा x क्यूब इंटू 2y, सेकेंड टर्म में आ जाएगा z स्क्वायर। आ गया भाई आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे? डो P बाय डो Z भी निकाल लेंगे। डो P बाय डो Z कैसे निकालेंगे? इसमें कोई Z नहीं है, 0 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा y इंटू 2 टाइम्स ऑफ Z, ठीक है? दैट इज डो P बाय डो Z। जब ये तीनों निकल जाएंगे, सो माई आंसर ऑफ डेल P विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर y स्क्वायर आई कैप प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब 2y प्लस z स्क्वायर j कैप एंड लास्टली 2yz k कैप। क्या ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? अगर इतना मामला क्लियर है तो जल्दी बता दो भाई। लेकिन डेल लगाने के बाद आंसर वेक्टर होता है,
डेल लगाने के बाद आई कैप, जे कैप, के कैप में आंसर आएगा। सिंपल प्लस लिख के मत बोल देना आंसर। क्लियर है? हाँ, मैंने पूछा नहीं ना, मैंने माइनस लगा के पूछा होता तो तुम बताते। मैंने माइनस लगा के पूछा ही नहीं। आई डिडंट आस्क यू विद अ माइनस साइन। ठीक है, तो देखो कहां गया भाई? हाँ, तो देखो भाई, तो देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर यू। अब सुनो भाई, ये है ऑपरेटर, ठीक है, डेल वेक्टर, और ये पूरा ये पूरा है ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। अब आपने एक पहली चीज सीखी, यू अंडरस्टूड द फर्स्ट थिंग दैट इज ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट आपने सीखा, तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कुछ भी नहीं होता, किसी भी स्केलर को आप डेल से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज ग्रेडियंट। किसी भी स्केलर को डेल से मल्टीप्लाई करते हो, क्या निकलता है? ग्रेडियंट निकलता है। देखो, ऑपरेटर है डेल और जो ऑपरेशन है वो है ग्रेडियंट। यानी कि एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल डेल ऑफ लेट्स से यू इज रेड एज, इसको कैसे पढ़ा जाता है? ग्रेडियंट ऑफ यू। इसको पढ़ा कैसे जाता है? ग्रेडियंट ऑफ यू। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। अब ये जो डेल है, इसका सिर्फ ग्रेडियंट वाला काम नहीं है, इसके दो और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दैट इज देखो, मैं लाइन से लिख दे रहा हूं। पहला काम देखो, पहला डेल इंटू स्केलर, दैट इज ग्रेडियंट, ठीक है। दूसरा काम डेल डॉट प्रोडक्ट सम वेक्टर, डॉट कर रहे हैं तो किसी वेक्टर से ही करेंगे, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है डाइवर्जेंस, ठीक है। और तीसरा डेल क्रॉस वेक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसको पढ़ा जाता है कर्ल, ठीक है ना। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, अपने आप में ये तीन वर्ड बहुत फेमस हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको पूरा करके दिखाया, ठीक है। ये वाला हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस या कुछ और फोर्स वेक्टर ले लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नया लग रहा है तो फोर्स वेक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट टेक फोर्स वेक्टर, ठीक है। लेट्स टेक अ फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर अगर दिया हुआ है Fx I कैप प्लस Fy J कैप प्लस Fz K कैप, तो अगर आपने डेल वेक्टर डॉट F कर दिया,
so that will be the divergence of the force. This is divergence of force. ठीक है, क्या निकलेगा? आप भी बहुत समझदार हो, आप खुद समझदार हो, आपको डेल में क्या लिखना पड़ेगा? डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय और डो बाय डो एक्स आई कैप, डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप. ठीक है, और डॉट किससे करेंगे? और डॉट किससे करेंगे? देखो इन सबको मैं थोड़ा साइड कर रहा हूं, इन सबको मैं थोड़ा साइड कर दे रहा हूं भाई. और डॉट किससे करेंगे भाई? और डॉट करेंगे एफ से. और डॉट किससे करेंगे? एफ से डॉट करेंगे. सो डॉट एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप. जब डॉट कर देंगे तो आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से होगा, के वाला के से होगा. ठीक है ना? मतलब दिस विल ओनली मल्टीप्लाई टू दिस, दिस विल ओनली मल्टीप्लाई टू दिस एंड दिस विल ओनली मल्टीप्लाई टू दिस. ठीक है ना? तो क्या आएगा रिजल्ट? रिजल्ट आएगा डो एफ एक्स बाय डो एक्स प्लस डो एफ वाई बाय डो वाई प्लस डो एफ जेड बाय डो जेड. ठीक है ना? और ये कैसा रिजल्ट आ गया भाई? ये आ गया एक स्केलर. दिस इज कम एज अ स्केलर. क्यों आ गया स्केलर गुरुजी? बेटा आप अगर कोई दो चीज का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट स्केलर ही आएगा. सो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट. सो डाइवर्जेंस गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेडियंट गिव्स यू अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कर्ल ऑल्सो गिव्स यू अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है? चलिए अब कर्ल, कर्ल अभी यूज नहीं कर रहे हैं बट कभी फ्यूचर में यूज करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट करके आ जाता है. जैसे कि मान लो मुझे कर्ल निकालना है. आई वांट कर्ल ऑफ एफ वेक्टर. कोई फोर्स है उसका कर्ल निकालना है. तो मैंने कहा चल भाई फोर्स वेक्टर जल्दी से फुल फॉर्मेट में आ जा. तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये आ गया फोर्स वेक्टर. ठीक है, अब कर्ल निकालना है यानी कि डेल क्रॉस एफ करना है. यानी कि क्या करना है पता है? हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिसमें आई कैप होगा, जिसमें जे कैप होगा, जिसमें के कैप होगा. और डेल पहले लिखा हुआ है तो डेल के कंपोनेंट्स आएंगे. सो डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड. और यहां क्या आएगा? यहां आएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि कर्ल ऑफ फोर्स होगा. दैट विल बी कॉल्ड कर्ल ऑफ फोर्स. देखो अब आप मेरे को ये पूछोगे कि ये तीन चीजें आपने बताई, इनका मैथमेटिकल तो हमें समझ में आ रहा है, फिजिकल क्या सिग्निफिकेंस है तो वो अभी नहीं बता रहा हूं. आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ, नॉट ट्राइंग ऑल्सो, नॉट ट्राइंग टू टीच फिजिकल सिग्निफिकेंस. फिजिकल सिग्निफिकेंस तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूं. सिग्निफिकेंस, अरे यार स्पेलिंग, सिग्निफिकेंस, ये आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच फिजिकल सिग्निफिकेंस. पहली चीज. ठीक है, अभी आपको खाली बता रहा हूं कि डेल एक वेक्टर है, उसको कैसे कैसे यूज करेंगे बस. तो आपके लिए सारी कहानी यहां पे आपको खाली इतना समझना है कि डेल है क्या, व्हाट इज डेल. सो आपके लिए ये सारा जो राम कथा है वो ये एक फॉर्मूले के अंदर खत्म हो जाती है. ये है आपका डेल. अब आप इसका चाहे डॉट करो, चाहे क्रॉस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो. अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर बना देगा, अगर वेक्टर से डॉट करोगे स्केलर बना देगा, अगर वेक्टर से क्रॉस करोगे तो वेक्टर बना देगा. और इन तीनों के अलग अलग नाम है. जब स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ग्रेडियंट, जब वेक्टर से डॉट करोगे डाइवर्जेंस, जब वेक्टर से क्रॉस करोगे कर्ल. यही तीन चीजें. और सब में खाली ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है बस, व्हाट इज डेल. भाई जिंदा हो? नॉक नॉक, जिंदा हो भाई? 5 मिनट बचा हुआ है, जिंदा हो क्या? हाउ टू यूज इट इन फिजिक्स वो बेटा जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा. अभी तो ऑपरेशन देखना. ऑपरेशन, चाकू काटता है ये बता दिया, कब काटना है ये बाद में बताऊंगा. ठीक है, चलिए
तो एक बार क्विक रिवीजन, यहां तक तो सब एकदम तैनात थे, यहां तक सब तैनात थे। तो एक बार मैं इस ऑपरेटर का जल्दी से एक रिकैप देता हूं। इस ऑपरेटर में खाली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे कि एक फोर्स है और एक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, इनके बीच में कुछ रिश्ता है, वो रिश्ता एस्टैब्लिश कर रहा था मैं, वो रिश्ता मैं एस्टैब्लिश कर रहा था। कैसे एस्टैब्लिश कर रहा था? तो मैंने आपको बताया कि फोर्स और यू को ऐसे रिलेट करा जाता है, ठीक है। तुम मेरी बात मान गए और तुमने Fx निकालना सीख लिया, Fy निकालना सीख लिया, Fz निकालना सीख लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना भी सिखा दिया कि देखो जब भी हम पार्शियली किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे इस u को सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा, और सेम u को अगर मैं लेट्स से पार्शियल y के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा? x आ जाएगा। और अगर सेम u को पार्शियल मैं लेट्स से मैं z के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा? 0, क्योंकि ये z एक भी नहीं है इसके अंदर, तो देयर विल बी 0 एज एन आंसर, ठीक है ना। तुम पार्शियल डिफरेंशिएट करना सीख गए। उसके बाद तुम्हें जैसे जैसे मैंने बताया fx लिख लो, fy लिख लो, fz लिख लो, तुमने वैसे वैसे लिख लिया। यहां से हमारा फोर्स तो तैयार हो गया, बट मेरा इंटेंशन तुम्हें फोर्स सिखाना नहीं था। मेरा इंटेंशन यह था कि तुम समझ जाओ कि एक कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर है जो कि स्केलर पे जब भी काम करेगा तो वो वेक्टर बना के छोड़ेगा, और वो स्केलर मैंने कॉमन लिया और उस पूरे बड़े से शैतान ऑपरेटर को एक छोटा सा चुन्नू सा डेल बना के छोड़ दिया और बोला ये डेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेल आपका एक ऑपरेटर है, ये अलग अलग तरीके से ऑपरेशन करता है। चाकू एक औजार है, चाकू सब्जी काटने वाला भी होता है और चाकू से बहुत कुछ कट सकता है, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, चाकू सब्जी काट रहे हैं, चाकू से किसी को दुश्मन को भी घात पहुंचा सकते हैं, तो वो खंजर का नाम कहलाएगा, ठीक है ना, कि चाकू से सब्जी काटी गई एक ऑपरेशन, चाकू से किसी को मार दिए तो वो एक अलग ऑपरेशन। तो अलग अलग टाइप के ऑपरेशन है। चाकू से आपने एक्चुअली नाइफ से, डॉक्टर्स नाइफ से आपने ऑपरेशन कर दिया, उसका अलग ऑपरेशन। एक ही चाकू है, अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है, एक ही डेल है, एक ही ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर के अलग अलग ऑपरेशन होंगे। पहला ऑपरेशन स्केलर पे कर दो तो वेक्टर बन जाता है, इस ऑपरेशन को कहा जाता है ग्रेडियंट। यहां लिख दिया है मैंने, यहां लिख के दिखा दिया है डेल यू, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ यू। नेगेटिव को अलग से काउंट कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। तो ग्रेडियंट होता है डेल इंटू स्केलर, डेल इंटू स्केलर इज ग्रेडियंट, ठीक है ना। चलिए, और डेल इंटू स्केलर इज ग्रेडियंट, डेल डॉट वेक्टर इज डाइवर्जेंस, डेल क्रॉस वेक्टर इज कर्ल। ये तीन तरीके के ऑपरेशन सिखा दिए भाई। क्या आपको तीनों तरीके के ऑपरेशन क्लियर हैं? कल को मैं बोलूं चल बेटा डाइवर्जेंस निकालते हैं, क्या तू समझ जाएगा कि डेल डॉट एक और वेक्टर करना पड़ेगा? क्या तेरे को बोलूं कल को चल बेटा कर्ल निकालते हैं, तू बस समझ जाएगा डेल क्रॉस एक वेक्टर करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा चल बेटा ग्रेडियंट निकालते हैं, तू समझ जाएगा डेल इंटू स्केलर वैल्यू करनी है कोई। क्लियर है यहां तक? एक बार भाई क्लियर हो गया हो, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो भाई क्लियर है, क्योंकि ये काफी हैवी चीज है जो आज बता दी मैंने तुमको, बहुत हैवी मामला है ये, ठीक है। और ये वाला जो चीज था, अब एक जो आज रह गई तो रह गई, ये वाली चीज को बेटा मैं आपको आने वाले टाइम में, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में मे बी सर्कुलर मोशन या फिर किसी और जहां इसकी जरूरत होने वाली होगी वहां पे इस पॉइंट को मैं बहुत शानदार तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो अब इसको हम कल ओपन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से ओपन नहीं करेंगे। और आगे लाया था आपके डाउट्स काफी सारे, जो मॉड्यूल में आपके सवाल हैं वो सारे लेके आया था।
बट मुझे लगता है इन सवालों को लेकर मुझे एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे देना चाहिए, जिससे हमारा रेगुलर लेक्चर डिस्टर्ब ना हो और अगली क्लास में हम नया चैप्टर चालू कर पाए। क्लियर है भाई? और अगर आज लेवल देख के मोहब्बत हो गई हो ना, तो दबा के स्टोरी आनी चाहिए, मैं भाई शेयर करूंगा, पता चलना चाहिए बाहर वालों को कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। नोट्स के स्नैप्स दिखाओ तो सही क्या कर रहे हो, जनता को जग जाहिर तो करो। एक बार स्कूल में जाके पूछ लेना किसी बच्चे से छोड़ो यार, किसी से भी पूछ लेना, डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट आता है क्या? पता क्या बोलेगा? सर पकड़ लेगा, बोलेगा यार ये क्या सिखा रहे हैं तुमको, ये तो इंजीनियरिंग लेवल का टॉपिक है। लेकिन भाई अगर एडवांस में रैंक चाहिए, अगर ओलंपियाड क्रैक करना है, तो ये जरूरी है, करेंगे हम सब करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास भी करेंगे खत्म, अगली क्लास में मिलेंगे भाई। और आज के लिए होमवर्क देखो भाई, एक बात और सुनते जाओ, आज नो डीपीपी, देयर इज नो डीपीपी फॉर टुडे, नो डीपीपी बिकॉज आई नो तुम्हें लेक्चर वापस देखना पड़ेगा, कोई डीपीपी नहीं है। और जो बच्चे कह रहे थे सर इतना बड़ा मॉड्यूल है हम कैसे पूरा करेंगे, अरे आराम से करो, अगले हफ्ते तक करो, आज एक दिन में मॉड्यूल पूरा नहीं करना है। मॉड्यूल का होमवर्क दिया है, इसका मतलब अब चैप्टर समाप्त है, आराम से आप मॉड्यूल करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, टेक योर टाइम, मॉड्यूल आराम से खत्म करो भाई, ठीक है? चलिए, और डीपीपी नहीं है, लेकिन एक बात मैं ऐलान करने वाला हूं कि मैं आपको वेक्टर के ऊपर 10 या 15 भौकाल आरसीबी चैलेंजर टाइप के क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस शीट बहुत जल्द 1-2 दिन में अपलोड करवा दूंगा, उसको भी मॉड्यूल